हमने सेल बायोलॉजी चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ लिया नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, उसके बाद डिटेल स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं सेल वॉल, ये सब में आपको कितना 3 लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर मिल चुका है। एक लगभग 50 मिनट का, एक लगभग 40 मिनट का और एक लगभग आपको 30 मिनट का। आज चौथा वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल एक नए तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का जब हेडिंग लिखा हुआ है बोर्ड पे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हेडिंग क्या है। हेडिंग में है इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये देखिए, यानी कि इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। यानी आपको लगेगा कि हम कोई सिस्टम तो पढ़ नहीं रहे, हम तो फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना सर्कुलेटरी। तो ये इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या, कहां से आ गया? सिस्टम तो डिफरेंट ऑर्गन से बनता है। नो, कोई भी 5-6 चीजें आपस में, कोई भी 5-6 स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अगर आपस में मिल जाए उसको भी हम सिस्टम बोलेंगे। यहां पे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल का, मेम्ब्रेन से घिरे हुए कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल का एसोसिएशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में ही अपना काम करते हैं। यानी जो 3-4 ऑर्गेनेल हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्ड तो होते ही और वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। उनके बीच अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो किसी एक का भी काम पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनेल मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लियर है? अब देखिए यहां पे, ठीक है, मतलब एक अगर कोडिंग अगर बोले, बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें ये कोडिंग लिखा हुआ भी है, बट एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। आपको पता ही होना चाहिए कि एनसीईआरटी लिमिटेड वर्ड लिखता है, बट वही वर्ड गागर में सागर की तरह होता है। एनसीईआरटी से बाहर मात्र 5 से 10% क्वेश्चन आने की संभावना होती है नीट में। ये कटु सत्य है और ये पचने वाला सत्य जल्दी नहीं होता है। बच्चों को जल्दी ये फील नहीं होता है कि सर ये बोल रहे हैं ये ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए हमारा जो भी आपको लेक्चर देखने को मिलेगा वो सब वीडियो लेक्चर या नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड होता है। फालतू चीजें ना हम पढ़ाते हैं, ना पूछा जाता है और ना एनसीईआरटी में लिखा होता है। तो यही चीज आपको देखना है और ये पहचानना है, क्योंकि अच्छे सिलेक्शन के लिए, अच्छे रैंक लाने के लिए सिलेक्टेड बुक का होना जरूरी है। यानी पहले बुक को सिलेक्ट कीजिए, फिर टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, लेक्चर भी सिलेक्टेड होना चाहिए। फालतू चीजें पढ़ने के लिए जिंदगी बाकी बहुत है। अगर आपको रिसर्च करना है तो पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आपको कंप्लीट करना है तो एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार पढ़िए। कोई चीज मान लीजिए मेरे मुंह से लेक्चर में गलत निकल जाए जो एनसीईआरटी से वेरी करता हो, तो नीट के लिए एनसीईआरटी वाले पॉइंट को मानिए, मेरे पॉइंट को भी नहीं मानिए। तो चलिए हम क्या शुरू कर रहे हैं, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में 4 चीजें हैं, ठीक है। 4 चीजें याद रखिएगा, कितने? 4। कहता है इन चारों का एग्जैक्ट जो इनडायरेक्ट मदर बोलिए या फादर बोलिए वो है न्यूक्लियस। ओके, यानी न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है। वो स्ट्रक्चर सेल के स्केलेटन के रूप में काम करता है। यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो एक स्केलेटन होता है उसका काम करता है, इसलिए इसको साइटोस्केलेटन ऑफ सेल भी बोलते हैं। और उसका नाम आप पहचान गए होंगे, उसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो अंदर, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम नेटवर्क लाइक, यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आउटसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जानते हैं ये किसको जन्म देता है? ये जन्म देता है गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी किसको जन्म देता है? लाइसोसोम को। वहां से पिंच ऑफ होके, गोल्गी बॉडी से ही लास्ट वाले पार्ट से यानी पेरिफेरी से पिंच ऑफ होके जो कुछ बनते हैं वैक्यूल की तरह, उनको हम लोग वेसिकल्स बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है।
तो हम लोग लास्ट में देखेंगे वैक्यूल्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अब इसी चारों को मिला के क्या बोलते हैं? इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो देखिए, गर्ल वैक्यूल, GERL, नॉट GIRL, GERL, G फॉर गोल्गी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ जहां क्या बनाता है? गोल्गी बॉडी, वहीं दूसरे तरफ क्या बनता है? लाइसोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल, ये चारों मिल करके जो सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। सबसे पहले हम आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसका खोज, ये टर्म दिया गया पोर्टर के द्वारा, इसका डिटेल स्टडी किया गया गार्नियर के द्वारा। ना गार्नियर नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ना पोर्टर लिखा हुआ है, इसलिए इन दोनों को आप भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कहिएगा कि नहीं, इसका इंट्रोडक्शन भी सर ने नहीं दिया। ठीक है, तो वो आपको इसमें जो साइंटिस्ट का नाम है, जो ईयर का नाम है, उसी सब का डाटा याद रखना है। एनसीईआरटी वाला डाटा है, फालतू चीजें याद नहीं करनी है, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ना है, जियोलॉजी भी पढ़ना है और कंप्लीट करना है। एक टीचर को सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसलिए वो टीचर उस सब्जेक्ट का मास्टर होता है, इसलिए उसके पास ज्ञान का भंडार है। बट आपको उतना ही ज्ञान लेना है जिसमें रैंक आ सके नीट में। रिसर्च करने के लिए पूरी जिंदगी आपकी पड़ी हुई है। तो हम लोग आलतू फालतू जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, ईयर वगैरह सब ना पढ़ेंगे, जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ रही क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये न्यूक्लियस का डबल लेयर मेम्ब्रेन है, यहां से आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये देखिए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर निकला है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो आप फ्लैट पार्ट देख रहे हैं, ये फ्लैट पार्ट, ये सैक लाइक पार्ट, ये पैरेलल पार्ट, ठीक है, ये लॉन्ग पार्ट, ये नेटवर्क लाइक पार्ट, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये है सिस्टर्नी। ये देखिए, ये सब जो हम टिक कर रहे हैं, ये क्या है? सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, जहां से इधर भी सिस्टर्नी है, इधर, इसको बोलते हैं टिब्यूल्स। ये है टिब्यूल्स, ये आपका क्या है? सिस्टर्नी। और ये जो आपका है, इसको बोलते हैं वेसिकल। क्या बोलते हैं? वेसिकल। ठीक है, क्लियर है? तो बताइए, ये क्या है? सिस्टर्नी। ये क्या है? टिब्यूल्स। और ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? वेसिकल। ये सिस्टर्नी, ये वेसिकल, ये टिब्यूल्स। याद रखिएगा। अब देखिए, यहां पे 3 ही पार्ट है, हमेशा दिमाग में रखना है। ये 3 चीजों का चर्चा वहां भी आएगा, याद रखिए। कहां पे? गोल्गी बॉडी में, क्योंकि गोल्गी बॉडी का फादर बोली या मदर कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो फादर मदर का लक्षण होगा, जो फादर मदर का स्ट्रक्चर होगा, वही मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा किसमें? गोल्गी बॉडी में। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले आइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन पार्ट, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के लिए मैं आपको एक ट्रिक यूज कर रहा हूं, सीआरपीएफ। आपको पता होना चाहिए, सीआरपीएफ का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स, जो बोलिए। ये सीआरपीएफ हर स्टेट में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा तैनात की जाती है। वैसे मौके पे जब वहां पे कोई दंगा फसाद की स्थिति हो, कोई टकराव की स्थिति हो, ठीक है, कोई धरना प्रदर्शन तुलवाने की स्थिति हो, या देख लीजिए वहां पे जम्मू कश्मीर में ही जितने भी कैंप हैं सीआरपीएफ के, वो सब वैसे वैसे जगह पे तैनात होते हैं जहां पे, ठीक है, मतलब सुरक्षा की जिम्मेवारी अहम मतलब होती है, वहां पे ये तैनात होते हैं। सीआरपीएफ का नेटवर्क पूरे इंडिया में है। आप सोचिएगा, सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहे थे, ये सीआरपीएफ क्यों बता रहे हैं? थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा मैं सीआरपीएफ क्यों बता रहा हूं, सीआरपीएफ का गुणगान क्यों कह रहा हूं। सीआरपीएफ सेना में तो बहुत सारे हैं, बीएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, स्टेट पुलिस है, ठीक है, आर्मी है, ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ का नेटवर्क सबसे तगड़ा है। इंडिया में नक्सली उग्रवादी से लड़ने वाला सबसे बड़ा यूनिट जो है वो सीआरपीएफ का है। ठीक है, तो आपके शहर में भी सीआरपीएफ का यूनिट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये सीआरपीएफ नाम क्यों बता रहे, ये एक ट्रिक है याद करने का।
सीआरपीएफ का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है पूरे इंडिया में। ये काफी लंबा चेन है, ठीक है, काफी लंबा चेन है। ये पैरेलली हर स्टेट में अलग अलग है। तो देखिए क्या इसको बोलिएगा, सीआरपीएफ। आ जाइए सीआरपीएफ, पहले उसी पर आ जाइए। सीआरपीएफ, सी से, ठीक है, सिस्टर्नी, सी से सिस्टर्नी, आर से राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम, यानी कि आपको पूछेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होता है वो कहां पे होता है, आपको बताना है वो कहां पे होगा, सिस्टर्नी के ऊपर ही होगा, यानी सिस्टर्नी के ऊपर ही राइबोसोम होगा। और ये सिस्टर्नी क्या बोले हमने, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, लंबा स्ट्रक्चर है, पैरेलल स्ट्रक्चर है। तो देखिए, ठीक है, एफ से फ्लैट, लाइक फ्लैट, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ये फ्लैटेंड है, ठीक है। फिर कहता है ये पी से, ठीक है, ये सीआरपीएफ पी से पैरेलल स्ट्रक्चर है, पी से प्रोटीन बनाता है और पी से पेंक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है। यानी पेंक्रिएटिक सेल में सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या पाया जाता है, ये सिस्टर्नी पाया जाता है। यानी कि सिस्टर्नी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है, बट ये सिस्टर्नी मोस्ट एबंडेंट कहां पे होता है, यानी कि पेंक्रिएटिक सेल के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें सिस्टर्नी की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ब्रेन सेल में भी सिस्टर्नी की संख्या ज्यादा होगी। और सिस्टर्नी के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। तो आपको आगे मैं बताऊंगा ये राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने कोई चीनी का दाना फिक्स कर दिया, तो ये सरफेस हमारा क्या होगा, रफ होगा, और यहां पे चीनी का दाना नहीं है, ये क्या होगा, स्मूथ होगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सरफेस पे राइबोसोम होगा उसको कहेंगे आरईआर, और जिस पे नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, एससीआर। तो ये आरईआर, यानी कि राइबोसोम अगर है तो राइबोसोम ईआर के किस पार्ट पे होगा, सिस्टर्नी वाले पार्ट पे होगा। कहता है कि सिस्टर्नी वाले पार्ट पे राइबोसोम होगा, तो राइबोसोम जहां भी रहेगा प्रोटीन ही बनाएगा, ठीक है। तो सिस्टर्नी का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए सिस्टर्नी की संख्या ज्यादा किसके ईआर में होगा, ब्रेन सेल, जिसको प्रोटीन हर दिन रात बनाना पड़ता है। किसमें होगा, पेंक्रिएटिक सेल में होगा, क्योंकि उसको पेंक्रिएटिक जूस बनाना पड़ता है, पेंक्रिएटिक एंजाइम बनाना पड़ता है, और पेंक्रिएटिक एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है यहां तक। अब आइए, तो कहता है कि ब्रेन सेल में, पेंक्रिएटिक सेल में प्रोटीन को बनाने वाला पैरेलल स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी में सीआरपीएफ दिमाग में आ गया, सी से सिस्टर्नी, आर से राइबोसोम, पी से प्रोटीन, पी से पेंक्रियाज, पी से पैरेलल स्ट्रक्चर, एफ से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर, which is meant for ribosome deposition, which is meant for protein synthesis, which is present in more abundant in brain cell and pancreatic cell, is known as cisternae. Clear है point? अब आइए tubules। ये जो देख रहे हैं सेंट्रल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, बट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है, यानी कि ब्रांच भी होगा, अनब्रांच भी होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और इसका काम सिस्टर्नी से ठीक उलट, इसका काम होगा या तो फैट को बनाएगा या स्टीरॉल्स को बनाएगा। मैं आपको बता दूं, स्टीरॉल्स और स्टीरॉइड्स या कोलेस्ट्रॉल, these are the derivative of lipid. Unsaturated lipid is known as fat and saturated lipid is known as, ये unsaturated lipid is known as oil और saturated lipid is known as fat. क्लियर है? But cholesterol, steroids, sterols, these all are the derivative of lipid. That is called derived lipid. क्लियर है पॉइंट? तो बताइए ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? फैट को बनाना, स्टेरॉइड्स को बनाना, स्टेरॉइड्स को बनाना, स्टेरॉल्स को बनाना। और सिस्टर्नी का काम क्या है? सिस्टर्नी का काम है प्रोटीन को बनाना। वो आपने क्लियर कर लिया है।
तीसरा पार्ट क्या है आपका? वेसिकल्स। तीसरा पार्ट क्या है? वेसिकल्स। ये जो देख रहे हैं ये है वेसिकल्स। कहता है ये पार्ट, एक बात बताइए, ये ट्यूब्यूल्स में कहीं भी आपने राइबोसोम देखा? नहीं। ट्यूब्यूल्स इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम एंड वेसिकल्स आल्सो फ्री फ्रॉम राइबोसोम, बोथ आर फ्री फ्रॉम राइबोसोम। और इस तीन पार्ट में, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो तीन पार्ट हैं, कौन कौन? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। इन तीनों में सिर्फ वेसिकल्स ही एक ऐसा पार्ट है जो स्पर्म सेल में पाया जाता है, स्पर्मेटोसाइट्स में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। Which part of endoplasmic reticulum only present in spermatocyte, only present in spermatozoa, only present in sperm cell? आप क्या बोलिएगा? Vesicle part. It is also free from ribosome. Clear है point? तो देखिए वही यहाँ पे लिखे free of ribosome, only one structure in spermatocytes. Clear है point? अब आ जाइए, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर आइए। हमने शुरू में बताया अभी सिस्टर्नी पे किसका डिपोजिशन हो सकता है? राइबोसोम का। अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी पे राइबोसोम का प्रॉपर डिपोजिशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर प्रॉपर डिपोजिशन नहीं है तो क्या बोलेंगे? SER। क्या बोलेंगे? SER। क्लियर है पॉइंट? तो RER, SER दो डिस्टिंक्ट टाइप हो गया। किसका? ER का। यहां पे आपको दिमाग रखना है, दिमाग लगाना भी है। यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है? सो देखिए, नीट का ये क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्लास है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। बिल्कुल तैयार रहिए आप इसको सुनने के लिए। कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पे पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कहता है जिस पार्ट पे पाया जाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम को बॉन्डेड होने के लिए, सिस्टर्नी के सरफेस पे बॉन्डेड होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो कहता है एक यहां पे ग्लाइकोप्रोटीनस सब्सटेंस होता है। दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं। उस ग्लाइकोप्रोटीनस सब्सटेंस का नाम क्या है? मैं क्वेश्चन पूछ सकता था लेकिन अभी बताना है। उसका नाम है राइबोफोरीन। राइबोफोरीन ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। एंटीबॉडी इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो कहता है ये ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल है। ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मेड अप ऑफ ग्लाइको एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कहता है उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम बताइए। कहता है राइबोफोरीन 1 एंड राइबोफोरीन 2। ये दोनों प्रोटीन राइबोसोम को सिस्टर्नी के सरफेस पे, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे चिपकने में मदद करता है। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए कहता है क्यों चिपकने में मदद करता है, तो उसका भी मैं आपको, ठीक है, उसका भी रीजन बताता हूं। क्योंकि राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तो फिर RER के द्वारा क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा, बिल्कुल प्रोटीन नहीं बनेगा। तो यहां पे देखिए IR के दो पार्ट, SER, RER। RER ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइबोफोरीन 1 एंड राइबोफोरीन 2। ये राइबोफोरीन 1, राइबोफोरीन 2 ये किस पार्ट से, राइबोसोम को किस पार्ट से चिपकाता है? यानी राइबोसोम सिस्टर्नी के सरफेस पे, यानी कि ER के सरफेस पे चिपका रहेगा। लेकिन क्वेश्चन और डीप में पूछेगा। आपको पता है राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं यूकैरियोट में, एक होता है 60S, एक होता है 40S। ये 60S वाले पार्ट की तरफ से उसको चिपकाता है, यानी राइबोफोरीन बीच में आएगा, एक तरफ रहेगा सिस्टर्नी का सरफेस और दूसरी तरफ रहेगा 60S राइबोसोम और उसको वहीं पे चिपका देगा। 40S खुला रहता है, ओपन रहता है, फ्री रहता है, वो पार्ट अटैच नहीं रहता। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब देखिए और बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल में ये होता है? वहां तो ये समस्या ही नहीं है कि वह 50S में रहेगा या 30S में रहेगा। सिर्फ यूकैरियोट में समस्या आती है। यूकैरियोट राइबोसोम के दो पार्ट, बिग यूनिट को 60S, स्मॉल यूनिट को 40S। 60S यूनिट से राइबोफोरीन 1 एंड 2 चिपका रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। अब देखिए आप कहता है, तो फिर हम थोड़ा फंक्शन में आए, मतलब SER RER क्लियर हो गया। अब SER के फंक्शन में बेहतरीन फंक्शन। अब बताइए आप,
ठीक है। अगर मसल सेल की बात करते हैं, मसल 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 का मतलब ये होता है मूवमेंट। मसल सेल को आप क्या बोलते हो? मसल सेल का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? मसल सेल का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सब आपने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा है। मसल्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं सार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी। मसल्स के स्टडी को सार्कोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। इसी कारण से कहता है कि मसल सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इसी कारण से मसल सेल में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो कहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को एस से शुरू होता है, तो ये जानिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर हो गया? यानी कि मसल्स के अंदर में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वो वहां पे क्या नहीं पाया जाता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यानी वो किसको बनाएगा? वो बनाएगा फैट को, स्टेरॉइड्स को। इसलिए मसल्स में फैट और स्टेरॉइड्स होते ही होते हैं। और मसल में अपना प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोनिन, वो सब तो अलग है ही, ठीक है। अब यानी कि ऐसा, और आप जानते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। वो कैल्शियम कब काम आता है? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ट्रोपोनिन को एक्टिव साइट, एक्टिन के एक्टिव साइट जो ट्रोपोनिन से ढका होता है उसको हटा देता है। कौन? कैल्शियम। यानी कैल्शियम का काम किसमें है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ये आप पढ़िएगा जब मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोस्ट एबंडेंट इन मसल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और वो स्टोर हाउस होता है किसका? कैल्शियम का, व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है पॉइंट? यानी पहला फंक्शन एससीआर का क्लियर है, ठीक है। दूसरा, ये लिपिड स्टेरॉइड्स को बनाएगा, क्योंकि यहां राइबोसोम तो है नहीं, ये एससीआर है। राइबोसोम नहीं होने के कारण ये प्रोटीन तो बनाएगा नहीं, तो क्या बनाएगा? बनाएगा लिपिड और स्टेरॉइड्स, ट्यूब्यूल्स की तरह। क्लियर है? अब आइए, कहता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आप जो भी हार्मफुल चीजें खाते हैं, ठीक है, जो भी चीज अगर ऑर्गन के रूप में देखिएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर का काम कौन करता है? डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर का काम करता है लीवर। लीवर इज चेक पोस्ट ऑफ योर बॉडी। लीवर इज द पुलिस स्टेशन ऑफ द बॉडी। लीवर इज द वर्कशॉप ऑफ योर बॉडी। लीवर इज द डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। बट पूछेगा किसी सेल के अंदर लीवर का फंक्शन कौन करता है? तो आपको कहना आज के बाद SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर फॉर ऑल ड्रग्स, फॉर ऑल एंटीबायोटिक, फॉर ऑल हार्मफुल सब्सटेंस। क्लियर है? अब देखिए, कहता है ये RER, ठीक है, ये मतलब RER में कुछ भी बनता है, कुछ भी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, वो जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। किसके थ्रू? SER के थ्रू। ये चार फंक्शन आपको SER का दिमाग में रखना है। क्या क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। दूसरा, लिपिड स्टेरॉइड्स को बनाता है। तीसरा, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है। चौथा, RER का जो भी प्रोडक्ट गोल्गी बॉडी में जाता है उसको यही भेजने का काम करता है। क्लियर है? अब आइए RER में होता है राइबो 4-in-1-2 के द्वारा क्या चिपका रहता है? राइबोसोम। तो वो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाएगा तो अब देखिए इसका डायरेक्ट बेटा कौन है? गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी का बेटा कौन है? ठीक है, लाइसोसोम। तो ये अपने पोते का भी ख्याल करता है, उसके अंदर एंजाइम को बनाता है। एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लाइसोसोम को बोलते ही है एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, सारे एंजाइम का प्रिकर्सर यही RER है, ठीक है। और कहता है ये लास्ट में SER को भी जन्म यही देता है। कौन? RER। तो ये आपका टोटल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, टोटल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। इससे ना फालतू पढ़ना है ना कम पढ़ना है, इतना तो जरूर पढ़ना है।
तो यहां पे दिमाग रखना है, ये गर्ल कॉम्प्लेक्स दिमाग रखना है, ये ट्रिक नंबर 1, ये सीआरपीएफ ट्रिक नंबर 2। आपको यहां पे सारे कंफ्यूजन को इस ट्रिक ने और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ने आपको दूर कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर कंसेप्ट आपके पास हो गया। अब चलते हैं इसके डायरेक्ट बेटे के पास, उसका नाम है गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस। आपको मैं बता दूं, प्लांट सेल में आप गोल्गी बॉडी बोलने की हिम्मत नहीं कीजिए, गोल्गी एपरेटस बोलने की हिम्मत नहीं कीजिए, क्योंकि प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी बिल्कुल मतलब छिन्न भिन्न रहता है, स्कैटर्ड रहता है, स्मॉल रहता है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नहीं होता उसके सिस्टर में, तो कहता उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोजोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम। और फंजाई के बॉडी में तो ये और अकेला सिस्टर्नी वाला गोल्गी बॉडी होता है, अकेला होता है। और देखिए गोल्गी बॉडी बोलते रहते हैं। ये कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया। उन्होंने बोला कि ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है सेल के अंदर, बहुत बड़े रोल में पाया जाता है, और इसको जन्म देने वाला कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो याद कीजिए, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 स्ट्रक्चर, कौन कौन? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। यहां भी ये तीनों तो होगा ही होगा, यानी सिस्टर्नी भी यहां पे होगा, ट्यूब्यूल्स भी यहां पे होगा और वेसिकल्स भी होगा। कहां पे? गोल्गी बॉडी में। बट यहां पे एक और वेसिकल आता है, एक वेसिकल यहां पे आता है, उसका नाम है गोल्गियन वैक्यूल्स। क्या नाम है? गोल्गियन वैक्यूल्स। और मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से अलग बता दूं, सिंपल जो गोल्गी बॉडी होती है उसमें जो सिस्टर्नी होती है, ये सिस्टर्नी था, इस सिस्टर्नी की संख्या एक गोल्गी बॉडी में, एक सिंपल गोल्गी बॉडी में होता है 4 to 8। क्लियर है पॉइंट? जब 2 गोल्गी बॉडी मिलता है तो उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब एक गोल्गी बॉडी में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में गोल्गी बॉडी और मिल जाता है, यानी 3 गोल्गी बॉडी, उसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। जब बहुत छोटे छोटे गोल्गी बॉडी हो, स्मॉल हो, ये क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड हो, जैसे प्लांट सेल, उसको डिक्टियोजोम बोलते हैं। और ये गोल्गी बॉडी को लाइपोकोन्ड्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि गोल्गी बॉडी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभी आपने पढ़ा है, वो किसको जन्म देता है? लिपिड और स्टेरॉइड्स को। तो बताइए, इसलिए ये लिपिड को बनाता है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइपोकोन्ड्रिया। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए उसमें चलते हैं। ये देखिए, ये गोल्गी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, और इस गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर में फिर इतनी बात बताएंगे कि आपको फिर दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसको पूरा ग्रास्प कर लेना है मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद। इसलिए मैं ये चीजों को बोलूंगा +2 के भी जो स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो देखेंगे वो ग्रास्प कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में +1, ये +2 में जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें +1 का भी सिलेबस होगा, चाहे आकाश का हो चाहे एलएन का हो। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको देख रहे हैं गोल्गी बॉडी, इस गोल्गी बॉडी में आप देखिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी का, ये स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर है। ये इसका कैसा सरफेस है? ये इसका है कॉन्वेक्स सरफेस, और ये कैसा है? ये है कॉनकेव। ये जो आप सरफेस देख रहे हैं ये है कॉनकेव, ठीक है, ये है कॉनकेव, और ये क्या है? कॉन्वेक्स। ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। याद रखिएगा, जो कॉन्वेक्स है, जो निकला हुआ है, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, या उसको बोलते हैं सिस फेस। सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, यानी वहां पे नए नए, ठीक है, सिस्टर्नी बनते चले गए। और जो ऊपर वाला होता है कॉनकेव, उसको बोलते हैं ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस या मैच्योर फेस। क्लियर है पॉइंट? अब आप सुनिए, यहीं पे एग्जांपल देखिए। गोल्गी बॉडी को जन्म कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी प्रोडक्ट को जो भेजता है वो इसी के थ्रू भेजता है। कौन से फेज से? सिस फेज से भेजता है। और सिस फेज जो सिस्टर्नी का सिस फेज है, जो कॉन्वेक्स फेज है, वो कॉन्वेक्स फेज, अब देखिए इसको डायग्राम में आप देखिए और अच्छी तरीके से देखिए, ये है इसका सिस फेज, ये इसका है कॉन्वेक्स फेज। कॉन्वेक्स फेज या सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। तो बताइए, ये जो फेस है, यानी ये कॉनकेव कैविटी वाला,
ये कॉनकेव फेस या ट्रांस फेस या मैच्योर फेस। क्लियर है? देखिए ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये चार हम दिखाए हैं, चार और मान के चलिए 4 से 8 होता है। ये सारे सिस्टर्नी आपस में एक के ऊपर एक स्टैक्स के रूप में सजे हुए हैं। जानते हैं ये चारों सिस्टर्नी नीचे से ऊपर एक इंटर कम्युनिकेटिंग कैनाल से जुड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको? टिब्यूल्स, यानी इंटरकनेक्टिंग टिब्यूल्स। उसकी भी डायरेक्शन फिक्स है, आपको दिमाग में रखना है। डायरेक्शन कौन है? डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, यानी कि सिस फेस से ट्रांस फेस की ओर, कॉन्वेक्स से कॉनकेव की ओर, ठीक है, फॉर्मिंग फेस से मैच्योर फेस के तरफ। क्लियर है पॉइंट? अब यहीं पे देखिए, ये हो गया सिस्टर्नी, ठीक है, ये हो गया टिब्यूल्स, और ये देखिए यहां जो एसेसरी, जो ये दूल्हे के बारात में ऊपर नीचे ये जो नाच गान कर रहे हैं, तो ये देखिए कि सिस फॉर्मिंग फेज में जो डांस कर रहे हैं छोटे छोटे ये वेसिकल, जो बाराती डांस कर रहे हैं, सिस फेज के पास जो डांस कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। वही वेसिकल्स ये छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं वो देखिएगा आगे आगे डांस करते हैं, तो आगे वाला फेज सिस फेज, वहां पे छोटे बाराती डांस कर रहे हैं, और जो मैच्योर फेज होते हैं वो पीछे डांस करते हैं, बड़े बड़े बूढ़े, मामा, काका, फूफा, ये सब जो डांस करते हैं वो ऊपर डांस करते हैं। तो आप देखिए ये डांस करने वाले बड़े हैं, ये इनका अपना होता है गोल्गी बॉडी का, इनको बोलते हैं गोल्गी बॉडी का वैक्यूल्स। तो गोल्गी बॉडी वैक्यूल्स मैच्योर वाले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े होंगे मैच्योर होंगे वो ट्रांस फेज पे पाए जाते हैं, ठीक है, और जो वो पीछे रहते हैं बारात में, देखिएगा, ठीक है। और उसमें कुछ जो जंतु होते हैं, कुछ जो शादी में होते हैं, जैसे फूफा, फूफा का नाम है फूफा, मुंह फुला के मामा, जीजा जी, ये सब बस बिल्कुल शादी ब्याह में ये सब एकदम रूस के कहीं बैठे रहेंगे। इनको चाहिए, इनकी फुटेज चाहिए, इनको वैल्यू देने वाला चाहिए, तो इन सब से बच के रहना है। ये सब पार्टी साटी में मामा से, जीजा से, फूफा से, ये सब से, बहनोई से, सबसे। अब देखिए ये जो है यहाँ पे क्या मैंने बताया, ट्रांसफेस, ट्रांसफेस, ट्रांसफेस के पास बड़े बड़े वैक्यूल, बड़े बड़े वैक्यूल को बोलेंगे गॉल्जियन वैक्यूल्स, और छोटे छोटे को, छोटे छोटे कहां पे होंगे? कॉन्वेक्स फेस की तरफ, यानी कि फॉर्मिंग फेस की तरफ, ठीक है, यानी कि फॉर्मिंग फेस या सिस फेस की तरफ। तो सिस, अब देखिए सिस और ट्रांस में छोटा वर्ड कौन है? सिस, यहां छोटा वैक्यूल पाया जाएगा, ये फॉर्मिंग फेस होगा, ये कॉन्वेक्स फेस होगा, ठीक है। तो यहां पे छोटे छोटे वैक्यूल, इसको क्या बोलेंगे? वेसिकल्स। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है, कहता है ये जो गोल्गी बॉडी होता है, इस गोल्गी बॉडी में भी जो सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी के बारे में क्या, पहले तो गोल्गी बॉडी के बारे में 3-4 लाइन है। डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, कहता है ये डेंसली, और कहता है कि गोल्गी बॉडी कहां नहीं पाया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार लगा देता हूं, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ठीक है, ये तीनों स्टार मैंने लगा दिया। देखिए गोल्गी बॉडी are absent in mature sieve tube cell। mature sieve tube cell यानी कि sieve tube cell, यानी कि फ्लोएम में sieve tube cell होता है, और वहां पे न्यूक्लियस वहां भी नहीं पाया जाता है, और वहां पे गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाएगा। आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यहां भी न्यूक्लियस, यहां पे भी गोल्गी, आरबीसी में गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाएगा। यानी आरबीसी और sieve tube cell में, आरबीसी ऑफ मैमल्स और sieve tube of phloem cell, phloem tissue, both are characterized by the lacking of Golgi body and nucleus। दोनों नहीं पाया जाएगा, और गोल्गी बॉडी एक्स्ट्रा में और कहां नहीं पाया जाएगा? तो कहता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का जो मेल गैमेट होता है उसको भी वहां स्पर्म बोलते हैं, वहां भी नहीं पाया जाएगा। कौन? ये गोल्गी बॉडी। क्लियर है? कहता है प्लांट में पाया जाएगा, पहले बताया, इसको क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। प्लांट में जो गोल्गी बॉडी होगा स्कैटर्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। क्लियर है? और कहता है कि इसका अगर फंक्शन देखिएगा तो फंक्शन में कोडिंग यहां भी आता है, पीपीटी, पीपीटी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। किसी भी सब्सटेंस को ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग में लाएगा, प्रोसेस्ड करेगा, तैयार करेगा। पैकेजिंग, उसको मतलब किस फॉर्म में रिलीज करना है,
किस फॉर्म में सेक्रेशन करना है उसको ये तैयार करेगा, और ट्रांसपोर्ट उसको वहां तक ले भी जाएगा, यानी उस चीज को मतलब प्योर फॉर्म में प्रोसेस्ड भी करेगा, पैकेजिंग भी करेगा और ट्रांसपोर्टिंग भी करेगा। इसलिए याद रखिएगा गोल्गी बॉडी का काम है पीपीटी, ठीक है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और कहता है ये कैसे करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास भेजता है। मैंने पहले बताया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी सब्सटेंस को प्रोसेस करके कहां भेजेगा, सिस्टर्नी के फॉर्मिंग फेस के पास, सिस फेस के पास, ठीक है, वहां कॉन्वेक्स फेस के पास, और वहां से इंटरकम्युनिकेटिंग कैनाल यानी टिब्यूल्स के सहारे होते हुए वो कहां जाएगा, ट्रांसफॉर्म में जाएगा, ट्रांस फेस पे जाएगा, यानी कि मैच्योर फेस पे जाएगा, और वहां से वो क्या होगा, सेक्रेशन होगा। इसलिए गोल्गी बॉडी का मेन काम क्या है, सेक्रीशन ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? गोल्गी बॉडी रूट टिप सेल में भी पाया जाता है। कोई भी प्लांट का रूट हो, वो जब अर्थ में जाता है तो उसको सॉफ्टनिंग एजेंट चाहिए, और जानते हैं रूट टिप पे सॉफ्टनिंग एजेंट कौन होता है, कहता है म्यूसिलेज। उस म्यूसिलेज को सेक्रीट कौन करता है, गोल्गी बॉडी। ये एक नया पॉइंट है, बिल्कुल आप लिखिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा, उसमें सब हक्के बक्के थे, ये क्वेश्चन आया कहां से, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पुराने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। फिर कहता है, एक तो फेमस पहले हमने बता ही दिया है कि जो स्पर्म के हेड होते हैं, ह्यूमन स्पर्म के हेड या किसी भी मैमल के स्पर्म के हेड के पार्ट में न्यूक्लियस के थोड़ा ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। और मैं आपको बता दूं, ये एक्रोजोम जो स्पर्म का है बहुत बड़ा केमिकल का स्टोर है। उसमें 3 तरह के केमिकल पाए जाते हैं, जो एक के मेम्ब्रेन के ऊपर, एक के चारों तरफ जो 3 मेम्ब्रेन होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं। यानी एक्रोजोम अगर ना हो तो ओवम सेल डिसॉल्व नहीं होगा, और ओवम सेल का लेयर डिसॉल्व नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी इनडायरेक्टली एक्रोजोम फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। और एक्रोजोम किसका बना होता है, गोल्गी बॉडी का। तो बताइए, क्लियर है एक्रोजोम? अच्छा, फिर कोई भी सेल रहे, प्लांट सेल रहे या एनिमल सेल रहे, वहां साइटोकाइनेसिस का काम कौन करेगा, ठीक है, यही करेगा कौन, गोल्गी बॉडी करेगा। साइटोकाइनेसिस का काम भी यही करेगा कौन, गोल्गी बॉडी करेगा। क्लियर है? रूट टिप सेल में, रूट टिप सेल पाया जाएगा, म्यूसिलेज को सेक्रेट करेगा। ये 2 चीजें आप जानिए, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो कहता है अगर ग्लाइकोलिपिड को बनाना है, यानी कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ जोड़ना है, तो बोलते हैं ग्लाइकोसिडेशन। और कार्बोहाइड्रेट के साथ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर प्रोटीन को जोड़ना है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन अगर बनाना है तो ग्लाइकोसाइलेशन होगा, और ग्लाइकोलिपिड बनाना है तो ग्लाइकोसिडेशन होगा। ये दोनों काम गोल्गी बॉडी अकेले करता है। क्लियर है पॉइंट? तो सोचिए गोल्गी बॉडी क्या क्या करता है। यानी ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट नीट का, ये पॉइंट नीट का, ये पॉइंट नीट क्वेश्चन का, ये पॉइंट नीट क्वेश्चन का, साइटोकाइनेसिस नीट क्वेश्चन का। और ये पीपीटी तो जरूर याद रखिएगा, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एनी मटेरियल। यानी सेक्रेशन से पहले किसी भी मटेरियल को प्रोसेसिंग किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी बॉडी, ठीक है, वाया एसईआर। किसके थ्रू, कहां पे, किस फेस पे लाते हैं, उसके कॉन्वेक्स फेस पे लाते हैं, सिस फेस पे लाते हैं, फॉर्मिंग फेस पे लाते हैं, और वहां से इंटर कम्युनिकेटिंग ये टिब्यूल्स के द्वारा मैच्योर फेस पे जाता है, जो ट्रांस फेस होता है, और वहां से वो रिलीज होता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे एक बात और नोट कीजिए लास्ट में। ये गोल्गी बॉडी तो अभी आपको बताया, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक बात जो मिसिंग था वो मैं आपको बता के यहाँ फिनिश करूं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के जितने एरिया को कवर करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल यानी उसका लेयर जहां तक के जगह को ऑक्युपाई करता है
उसको बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और जो उसको छोड़ के होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये एक मिसिंग था, हम उसके इसको बताने से पहले हम गोल्गी बॉडी पे चले गए थे, तो ये दिमाग में रखना है, ल्यूमिनल मतलब कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। अगले लेक्चर वीडियो में हम हो सकता है कि अभी भी तैयार करें, अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइसोसोम और वैक्यूल्स के बारे में, तब जाके इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम फिनिश होगा। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में 4 चीजें आते हैं, कौन कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो हमने 2 चीजों को पढ़ा पूरा डिटेल, थोड़ा तेज पढ़ाए हैं लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसका भी फोटो क्लिक करके आपको इस पे रहेगा। और इतने देर में, यानी जितने देर का वीडियो हो, 20-30 मिनट जो भी हो, इतने देर में आपको 2 चीजों का पूरा कंसेप्ट हो गया, अच्छे से हो गया, ट्रिक टेक्निक के साथ हो गया। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम किसको तैयार करेंगे? लाइसोसोम और वैक्यूल्स का पूरा स्टडी देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।